हेलो गाइस। आज हम कक्षा 9वीं का क्षितिज काव्य खंड का पाठ 12 कैदी और कोकिला स्टार्ट करेंगे। बेटा इसका कवि का जीवन परिचय हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। आज इस कविता की व्याख्या करेंगे। ठीक है बेटा, इस चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, तो आप लास्ट तक इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाइए, जिससे कि आपको मेरी आने वाली वीडियोस मिलती रहें। आइए शुरू करते हैं। पहले इसका प्रसंग समझते हैं बेटा। प्रस्तुत पद्यांश जो है ये हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज काव्य खंड के जो कविता है कैदी और कोकिला, उसमें से लिया गया है। इसके कवि माखनलाल चतुर्वेदी हैं बेटा। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण ब्रिटिश सरकार ने कवि को जेल की कोठरी में बंद कर दिया। वहां पर आधी रात के समय एक कोयल की कूक सुनकर कवि में कुछ प्रतिक्रिया हुई। कवि पर इसका प्रभाव पड़ा और वो कोयल को संबोधित करता हुआ कहता है, क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कि हे कोयल तुम क्या गा रही हो और इस तरह गाकर बार बार चुप क्यों हो रही हो, अपनी बात को पूरा क्यों नहीं कर रही। कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेश किसका है, कोकिल बोलो तो। हे कोयल कुछ तो बताओ, तुम किसका संदेश लाई हो और क्या संदेश लाई हो, हे कोयल तुम कुछ तो बताओ। ऊंची काली दीवारों के घेरे में डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। आगे कवि क्या कहता है कि मैं यहाँ ऊंची और काली दीवारों से घिरी जेल में बंद हूँ। यानी मैं जिस जेल में बंद हूँ वहाँ की दीवारें ऊंची हैं और अंदर चारों तरफ घना अंधेरा है, जहाँ डाकू चोर बदमाश और ये बटमार इन सब का डेरा है। मतलब कि ब्रिटिश सरकार ने मुझे इन सब अपराधियों के बीच में ही कैद कर रखा है। वे तो अपराधी हैं, लेकिन कवि का तो कोई अपराध नहीं। उन्होंने तो स्वतंत्रता संग्राम के लिए संघर्ष किया है। ठीक है ना, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया उन्होंने, तो अपराध तो नहीं है, लेकिन ब्रिटिश सरकार के लिए वही अपराध है। ठीक है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। ये लोग चैन से जीने भी नहीं देते, इसलिए पेट भरकर खाना भी नहीं देते। ठीक है, मरने भी नहीं देते, तड़प कर रह जाना। इतना खाना देते हैं कि इंसान सिर्फ जिंदा रह सकता है, उसकी मृत्यु तो नहीं होती, लेकिन बस वो भूखा रहकर तड़प कर रह जाता है। इसलिए ना तो वो चैन से जी सकता है और ना ही मर सकता है, सिर्फ तड़प कर रह जाता है। ठीक है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। कवि आगे क्या कहते हैं कि मेरे जीवन पर अब दिन रात पहरा लगा हुआ है। यानी कवि जेल की कोठरी में बंद है और बाहर पहरेदार पहरा दे रहे हैं। ठीक है। कवि आगे क्या कहता है समझ में नहीं आता, ये ब्रिटिश सरकार का शासन है या इस रात का ही इतना गहरा प्रभाव है जो सब तरफ अंधकार है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। कवि आगे क्या कहते हैं, कुछ समय पूर्व चंद्रमा आकाश में उदित हुआ था, लेकिन अब तो वह भी मुझे निराश करके चला गया है। या तो ऐसा हो सकता है रात बादलों से ढकी हुई है, इसलिए चंद्रमा उसमें छिप गया है। ठीक है, तो इसलिए सब तरफ घनी और काली अंधेरी रात है। तो कवि आगे कोयल से ये पूछता है कि हे सखी कोयल, इस अंधेरी रात में तुम इस तरह क्यों जाग रही हो और अपने गीत सुनाकर इस तरह मुझे भी क्यों जागने पर मजबूर कर रही हो। ठीक है, विशेष इसका ये होएगा, यहाँ पर कवि ने अंग्रेजी शासन की दमनकारी नीति पर प्रकाश डाला है। यही कारण है कि स्वतंत्रता सेनानी को अंग्रेज हुकूमत में डाकुओं तथा चोरों के साथ ही कोठरी में बंद किया हुआ है। अनुप्रास, प्रश्न तथा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकारों का प्रयोग हुआ है। साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है और इसके अंदर सटीक तथा भावानुकूल शब्दों का प्रयोग हुआ है। और इस पहरे में करुण रस विद्यमान है, क्योंकि कवि की करुणा दिखाई गई है। इधर कितने दुखों को झेल रहा है, तो करुण रस विद्यमान है। अगला देखिए, आगे कवि क्या कहता है, क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी,
कोकिल बोलो तो। आगे कवि कहते हैं कि अरे कोयल, तू आधी रात के समय इस तरह क्यों हुक रही है, क्यों कूक रही है। ठीक है, वेदना बोझ वाली सी। आगे क्या कहते हैं कवि, क्या तू भी किसी वेदना के, किसी पीड़ा के बोझ तले दबी पड़ी है। तुम मुझे बताओ, तुम्हारी पीड़ा का बोझ क्या है। उससे कारण पूछता है ना, कोकिला बोलो तो, यानी मुझे बताओ तुम्हारी पीड़ा का बोझ क्या है, क्या लूटा। तुम बताओ मुझे, तुम्हें किसी ने लूट लिया है क्या। मृदुल वैभव की रखवाली सी। आगे कवि क्या कहते हैं कि हे कोयल, तू तो कोमल वैभव की रक्षा करने वाली है। इसका मतलब क्या होता है कि कोयल के पास मधुर आवाज का खजाना होता है, तो इसलिए कोमल आवाज की रखवाली अपनी उसे ही करनी है। तो वो कहता है क्या तुम्हारे उस खजाने में से कुछ लूट गया है, तू तो उस खजाने की रक्षक है। ठीक है, हे कोयल मुझे कुछ तो बताओ। आगे कवि क्या कहते हैं, क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तू पागल हो गई है जो इस आधी रात को इस तरह से जोर जोर से चीख रही है। बेटा रात के सन्नाटे में वैसे ही आवाज़ तेज़ आती है और कोयल का कूकना उस वक्त बहुत ही तेज़ प्रतीत होता है, इसलिए कवि कहता है कि आधी रात को क्या तू पागल हो गई है जो इस तरह जोर जोर से चीख रही है। कोकिल बोलो तो, किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। हे कोयल कुछ तो बताओ मुझे, क्या तुम्हें जंगल में लगी किसी आग की लपटें दिखाई दे रही हैं। हे कोयल मुझे बताओ। ठीक है, कवि का कहने का मतलब ये है बेटा कि उस वक्त देश में सभी लोग जो थे मतलब उन सब के दिलों में एक आग लगी हुई थी, गुलामी की लपटें सभी के मन में उठी हुई थी। ठीक है, उन्हीं लपटों को ही यहाँ पे जंगल की आग का नाम लिया गया है। दावानल का मतलब जंगल की आग, तो उन्हीं को ही दिया गया है ये नाम। इसलिए कवि कोयल से ये पूछना चाहता है कि उसे जंगल में ऐसी कौन सी आग की लपटें दिखाई दे रही हैं जो वो आधी रात के समय इस समय चीख रही है, इस तरह से चीख रही है। इसका विशेष देखिए, कवि ये जानना चाहता है कि आधी रात के समय कोयल के कूकने का क्या कारण है। ठीक है, कितनी संभावनाएं तो उसने बता दी हैं। सेकंड बेटा, इधर अंग्रेजी शासन के अत्याचारों की ओर संकेत किया गया है। अगला विशेष है अनुप्रास, प्रश्न और उपमा अलंकारों का प्रयोग हुआ है और करुण रस इसके अंदर है और साहित्यिक खड़ी बोली भाषा का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट बेटा, क्या देख ना सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों, यह ब्रिटिश राज का गहना। आगे कवि क्या कहते हैं कि हे कोयल, तुम ब्रिटिश सरकार द्वारा जेल में जो मुझे ये जंजीरें पहनाई गई हैं, इन जंजीर रूपी गहनों को नहीं देख पा रही हो। ये हथकड़ियाँ नहीं है भाई, कहीं तुम ये समझो कि मुझे हथकड़ियों में जकड़ा गया है, तो ये हथकड़ियाँ नहीं है, यह ब्रिटिश राज का गहना, बल्कि ये तो ब्रिटिश शासकों द्वारा मुझे पहनाए गए गहने हैं। ठीक है ना भाई, गहना क्यों कहा गया है, क्योंकि देखो बेटा हथकड़ियाँ जो हैं वो अपराधियों को पहनाई जाती हैं, कवि ने कोई अपराध नहीं किया है। ठीक है ना, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने जो हथकड़ियाँ लगाई हैं वो उसी गहना प्रतीत हो रहा है, क्योंकि वो पवित्र उद्देश्य के लिए पहनी गई हथकड़ियाँ हैं। आगे कवि क्या कहता है, कोल्हू का चरक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। जब हम जेल में कोल्हू चलाते हैं और तेल निकालते हैं तो उसके चलने से चरक चू की ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये जो चरक चू की ध्वनि है वो आवाज़ तो हमारे जीवन की तान है, जिससे हमें जीवन जीने का उत्साह प्राप्त होता है। इतनी मेहनत, इतना कठोर श्रम करते हैं, इससे मतलब उनके हौसले और बुलंद हो रहे हैं। ठीक है ना, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। आगे कवि क्या कहते हैं, यहाँ जेल में हमें ईंट पत्थरों को हथौड़ों से तोड़ना पड़ता है। ठीक है, हमारे हाथों की उंगलियों पर जो चोट लगती है वस्तुतः वह चोट ना होकर लिखे हुए गीत हैं। ठीक है, हमने देश की स्वतंत्रता के लिए जो गीत लिखे हैं ये वही हैं। ठीक है, आगे कवि क्या कहते हैं, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। आगे कवि क्या कहते हैं, मैं यहाँ जेल में बैलों के समान छाती पर फीता लगाकर जो चूना पीसता हूँ, उससे मैं अंग्रेज सरकार की अकड़ का कुआं खाली करता रहता हूँ।
जिस तरह कुएं से पानी खाली करते हैं, इसी प्रकार ब्रिटिश शासन के अंदर कुएं की गहराई जितनी अकड़ है वो कहता है मैं उसे खाली करता हूँ। ब्रिटिश सरकार अत्याचार करते करते थक जाती है, लेकिन हम सहन करते करते नहीं थकते, तो इस तरह से उनकी अकड़ जो है वो ढीली हो जाती है। ठीक है। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। आगे कवि क्या कहता है, दिन में तो मैं इस तरह कामों में व्यस्त रहता हूँ, ठीक है, इसलिए दिन के समय दुख देने वाला और आंखों में आंसू लाने वाला करुणा का भाव नहीं जगता। अगर तुम दिन में गाती ना तो ये इस तरह से करुणा उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि हम कामों में व्यस्त भी रहते हैं। तो इस तरह चाहे तुम्हारा कितना भी करुणामयी संगीत हो, हमें प्रभावित नहीं कर पाता। इसलिए रात के समय में जो है तुम्हारी ये आवाज़ बहुत ही अधिक गजब ढा रही है, हमें बहुत अधिक प्रभावित कर रही है। ठीक है। आगे कवि क्या कहते हैं उसे, इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो कोकिल बोलो तो। आगे कवि उसे संबोधित करते कहते हैं कि हे सखी, रात के समय चारों ओर शांति होती है। शांत समय में रात को जो सन्नाटा होता है, जो शांति होती है, और चारों ओर अंधकार फैला हुआ है। शांत समय है और चारों ओर अंधकार फैला हुआ है। हे कोयल, तुम मुझे बताओ कि तुम इस अंधकार को चीरकर इस तरह क्यों रो रही हो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो कोकिल बोलो तो। आगे कवि क्या कहते हैं, पता नहीं तुम चुपचाप इस मधुर विद्रोह के बीज क्यों बोती जा रही हो। ठीक है ना बेटा, मतलब ये कि तुम्हारे इस कूकने को लेकर हमें हमारे अंदर उत्साह पैदा होता है, अब ब्रिटिश सरकार के प्रति और अधिक विद्रोह की भावना जागृत होती है। तो वो कहता है तुम इस तरह मधुर विद्रोह के बीज क्यों बो रही हो। हे कोकिल, कुछ तो बताओ कि ऐसी कौन सी व्यथा है तुम्हारे अंदर जो तुम अंधेरी रात में इस तरह कूक रही हो। अब इसका विशेष देखिए, यहाँ कवि क्या कहते हैं कि इधर कवि ये कह रहे हैं कि अंग्रेजी सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों पर जो अत्याचार किए जाते हैं, यहाँ उनका वर्णन किया गया है कि जेल में मतलब उन कैदियों से पशुओं के समान काम लिया जाता है। जो काम पशु करते हैं, कठोर काम, वो कैदियों से लिए जाते हैं। इसमें रूपक और अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग हुआ है और साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है और करुण रस का इसके अंदर प्रयोग हुआ है और गजब ढाना मुहावरे का भी प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली, कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। इधर कवि क्या कहते हैं कि हे कोयल, तू काले रंग की है, काली तू मीन्स तू काले रंग की है, रजनी भी काली, रजनी का मतलब रात, और ये रात भी काली है, शासन की करनी भी काली, और ये जो ब्रिटिश सरकार है इनकी करतूतें भी काली हैं, इनके सारे काम काले हैं। ठीक है। काली लहर कल्पना काली, फलस्वरूप जो मेरे मन में कल्पनाएं उत्पन्न हो रही हैं वो भी काली हैं, यानी कि निराशा ही उत्पन्न हो रही है मेरे अंदर, तो मन में भी अंधकार छाया हुआ है, वो भी काली हैं। मेरी काल कोठरी काली, आगे कवि क्या कहता है, जिस काल कोठरी में मैं हूँ वो भी काली है क्योंकि उधर अंधेरा छाया हुआ है। टोपी काली, कमली काली, मेरी जो सिर की टोपी है वो भी काली है, और जो मुझे कंबल मिला हुआ है जेल की तरफ से ओढ़ने के लिए वो भी काला है। ठीक है। मेरी लो श्रृंखला काली, और जिन बेड़ियों में कवि जकड़ा हुआ है वो भी काली हैं। ठीक है। पहरे की हुंकृति की ब्याली, और जो पहरेदार हैं, जो जेल के पहरेदार हैं, वो नागिन के समान हुंकार भरते रहते हैं। ठीक है ना, जैसे नागिन फुफकारती है ऐसे ये हुंकार भरते रहते हैं। तिस पर है गाली ए आली, और हुंकार तो वो भरते हैं, और ये सब होते हुए भी इतना हम सहन करते हैं, उस पर भी ये पहरेदार हमें बात बात पर गालियां देते हैं, हमारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं। ठीक है। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोयल बोलो तो। आगे कवि उससे क्या क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी
देश की गुलामी रूपी काले सागर, यानी देश में गुलामी का अंधकार छाया हुआ है, इतना विशाल है कि वो सागर के समान प्रकट हो रहा है। तो वो कहता है कि काले अंधकार रूपी संकट के सागर पर प्राण न्यौछावर करने को तुम इतनी उत्सुक क्यों हो रही हो? ठीक है ना, इतनी मदमाती इच्छा क्यों है तुम्हारी? ठीक है ना। वो आगे कोयल से फिर पूछता है, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर होते राती कोयल बोलो तो। वो कहता है कि तू इस अंधेरी काली रात में अपने चमकीले गीतों को यहाँ पर क्यों फैला रही हो? हे कोयल, तुम मुझे बताओ, तुम इस प्रकार इस तरह से क्यों कूक रही हो? विशेष देखिए, यहाँ कवि ने ब्रिटिश सरकार के काले शासन का यथार्थ वर्णन किया है। ठीक है ना, और कोयल के माध्यम से विद्रोह के स्वर को उद्धृत किया है। इधर अनुप्रास रूपक अलंकारों का प्रयोग हुआ है और कवि ने साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है, और करुण रस तो इस पूरे में है ही है। आगे देखिए, नेक्स्ट में कवि क्या कहता है, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। आगे कवि क्या कहते हैं, इस पहरे में वो अपनी तुलना कोयल से करते हैं। क्या कहते हैं कि हे कोयल, तुम्हें तो रहने के लिए पेड़ों की हरी भरी डालियां मिली हुई हैं, लेकिन मेरे भाग्य में तो ये काली कोठरी है जिसमें कि अंधकार फैला हुआ है। तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। वो कहता है कि तुझे तो उड़ने के लिए पूरा आकाश मिला हुआ है। ठीक है, मतलब तुम तो पूरे आकाश में उड़ सकती हो, कहीं भी घूम फिर सकती हो, लेकिन मेरा संसार तो इस जेल की कोठरी के 10 फुट तक ही है। ठीक है, इससे बाहर मेरा संसार नहीं है, सिर्फ इस 10 फुट के अंदर अंदर जेल में ही मेरा संसार है। तेरे गीत कहावे वा, रोना भी है मुझे गुनाह। आगे कवि ये क्या कहता है कि तेरे मधुर गीत जब तुम गाती हो तो लोगों की वाह वाह लूटती हो, लोग तारीफ करते हैं तुम्हारे गाने की, लेकिन यहाँ पे अगर मैं रोता भी हूँ तो वो भी किसी गुनाह से कम नहीं है। ठीक है, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। देख, तेरे और मुझ में कितनी बड़ी विषमता है, कितना अंतर है, फिर भी मैं उत्साहहीन नहीं हूँ, मेरा उत्साह मंद नहीं हुआ है, और देश की स्वतंत्रता के लिए मैं फिर भी रणभेरी बजा रहा हूँ, फिर भी उत्सुक हूँ लड़ने को। ठीक है ना। इस सुकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। आगे कवि कोयल से क्या पूछते हैं कि हे कोयल, तुम मुझे बताओ, मैं अपने मन में उठने वाली हुंकार को, अपनी रचना को और क्या प्रदान करूं। ठीक है, अपनी रचना के द्वारा मैं और क्या दे सकता हूँ। कोकिल बोलो तो, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किस में भर दूं, कोकिल बोलो तो। आगे कवि ये क्या कहते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी ने देश के लिए व्रत धारण किया था स्वतंत्रता का, तो उसमें मैं अपने प्राणों का रस किस प्रकार से भर दूं। हे कोयल, तुम मुझे बता, देश प्राप्ति के लिए, देश की आज़ादी के लिए मैं और क्या कर सकता हूँ, क्या योगदान दे सकता हूँ। इसका विशेष देखिए, यहाँ कवि ने अपने और कोयल की विषमताओं पर प्रकाश डाला है। कवि ने देश की आज़ादी के लिए वही रास्ता अपनाया है जो गांधी जी ने अपनाया था। बताया था ना, गांधीवादी विचारधारा के थे ये। अनुप्रास और प्रश्न अलंकारों का प्रयोग हुआ है, साहित्यिक खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है। ठीक है ना, और जिसके अंदर स्टिक और भावानुकूल शब्दों का प्रयोग है, और संपूर्ण पद में करुण रस का प्रयोग भी हुआ है। ओके बेटा, अब आपकी ये पूरी पोएम होती है। ओके, बाय।